देखिए, कई बार सड़क पर ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि इसमें इनकी गलती क्या थी। वीडियो में एक बड़ा सा ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए रॉन्ग साइड आया और सामने से आ रही स्कॉर्पियो से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। बेकाबू ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मारने के बाद उसे घसीटते हुए आगे बढ़ा और दूसरी तरफ खड़े ट्रक से टकराकर रुक गया। जरा ध्यान से देखिए, हादसा इतना भयंकर था कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो दोनों ट्रकों के बीच पिस गई। हादसे के चंद सेकंड पहले तक सब सही था, हाईवे पर गाड़ियां चल रही थी। तभी ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में पहुंचा और सामने से आ रही स्कॉर्पियो की उससे टक्कर हो गई। टक्कर के बाद भी ट्रक नहीं रुका और स्कॉर्पियो को धकेलते हुए दूसरे ट्रक से जा टकराया। रात 2 बजे हुए इस खौफनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स घायल हुआ। गुजरात के वडोदरा में दर्जनों मोटरसाइकिलें धू-धू कर जलती हुई दिखाई। बताया गया कि वडोदरा में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम के पीछे रखी नई गाड़ियों में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आई चमचमाती मोटरसाइकिलें घास के तिनकों की तरह जलती दिखाई दी। जलती मोटरसाइकिलों से निकलती लाल लपटें और काला धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग इतनी भीषण लगी थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को उसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि आग की चपेट में आने की वजह से करीब 100 नई मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गई। आग तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लगी या किसी ने साजिश के तहत लगाई, इसकी जांच हो रही है। देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी हाईवे हो, खतरा हर जगह, लेकिन कुछ अनजान और अनदेखे खतरे ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं। कर्नाटक के तुमकुरू में ऐसी ही घटना घटी, जहां एक बंदर की वजह से 2 गाड़ियों की टक्कर हुई। इस हादसे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। सड़क पर पहले ऑटो पलटा, फिर कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब सड़क पार कर रहे एक बंदर को बचाने के लिए ऑटो ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जोर से ब्रेक लगाने पर ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। कुछ ही सेकंड बाद सामने से आ रही एक इनोवा कार ने पलटे हुए ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो चलाने वाला महेंद्र कुमार को गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ऑटो ड्राइवर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अनजान दहशत का कहर कर्नाटक ही नहीं बल्कि बिहार में भी दिखा, जहां गांव की एक पतली सी सड़क पर तेज रफ्तार बाइक सवार की टक्कर वहां से गुजर रही एक गाय से हो गई और इस हादसे में गाय और बाइक सवार दोनों को गंभीर चोटें आईं। हादसा इतना डरावना है कि इसको देखकर ही दिल घबरा जाए। बाइक सवार ने सड़क पर ऐसे बाइक दौड़ाई कि बस पूछिए मत। हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार और हॉर्न बजाते हुए बाइक सवार सीसीटीवी में दिखा और अगले ही पल वो और गाय दोनों जमीन पर पड़े थे। राहत की बात ये रही कि टक्कर के बाद बाइक पर बैठे दोनों लोग उठकर खड़े हो गए, लेकिन गाय जमीन पर चित पड़ी रही। भयानक हादसे को देख आसपास खड़े ग्रामीणों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। नवी मुंबई से भीषण आग की तस्वीरें आई हैं, जहां की तुर्भे स्थित डंपिंग ग्राउंड में आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। यह आग इतनी भयानक लगी कि आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। कूड़े के ढेर में चिंगारी की ज्वाला बनने में देर नहीं लगी। देखते ही देखते आग की लपटें हर तरफ फैल गई। डंपिंग ग्राउंड से निकलता धुआं कई किलोमीटर दूर तक घुसपैठ कर चुका था। हर तरफ दहशत फैल गई। दमकल की टीमें दल बल के साथ मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन आग थमने की जगह बढ़ती चली गई, जिसके बाद दूसरे इलाकों से भी फायर टेंडर मंगवाए गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। बहुत सारे लोग कार तो चलाते हैं, लेकिन लेन बदलने और फिर टर्न लेने के नियम नहीं जानते।
किसी वजह से कभी-कभी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। गुजरात के वलसाड से आए वीडियो में भी यही देखने को मिला। तिराहे पर स्विफ्ट कार जैसे ही दाईं ओर मुड़ी, ग्रे रंग की टोयोटा इनोवा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में स्विफ्ट कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। टक्कर के बाद दोनों कार वाले नीचे उतरे और एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने हादसे का सच बता दिया। दरअसल जहां पर हादसा हुआ वहां पर दो रास्ते मिलते हैं। इनोवा सीधे रास्ते जा रही थी, जबकि स्विफ्ट कार दूसरे रास्ते से आकर इनोवा की लेन में टर्न कर गई और हादसा हो गया। अगर स्विफ्ट कार वाले ने ध्यान दिया होता और सावधानी से अपनी लेन में गया होता तो टक्कर नहीं होती, क्योंकि ऐसे तिराहों पर लेन बदलने वाले की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। शहर शहर आवारा आफत का कहर जारी है। ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आई, जहां के अलग अलग सेक्टर में सांडों की टोली राहगीरों के सामने यमराज बनकर सड़क पर खुलेआम घूम रही है। सांड ने ऐसी टक्कर मारी कि पास में खड़े लोग भी कांप उठे। ग्राफिक्स डिजाइनर युवक ऑफिस के बाहर खड़ा था, तभी अचानक सांड ने पीछे से उस पर हमला बोल दिया। सांड ने अपनी सींग से ऐसा मारा कि युवक कई फीट उछलकर सीधे जमीन पर जा गिरा। हमले के बाद सांड रुका नहीं, बल्कि अपने रास्ते चल दिया। आसपास खड़े लोग तुरंत घायल युवक को लेकर अस्पताल भागे, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले इसी जगह के करीब एक सांड की टक्कर से साइकिल सवार 44 साल के व्यक्ति की जान चली गई। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन बदले की आग में जल रहे अफगानिस्तान ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की लंका ही लगा डाली। 22 फरवरी को की गई एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसकी पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं की होगी। अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन पर पहले आर्टिलरी और भारी मशीनें जमा की, फिर तोप से गोले दाग दाग कर पाकिस्तानी चौकियों के चीथड़े उड़ा डाले। गन फाइट तो ऐसी हुई कि रात में ही पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का पूरा इलाका आग उगलती बंदूकों की रोशनी से लाल पीला हो गया। 4-5 दिन पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके खून की होली खेली थी, तो इस बार बारी अफगानिस्तान की थी। उस एयर स्ट्राइक का बदला लेना था और अफगानिस्तान ने आधी रात को जब बदला लिया तो मुनीर की फौज कुछ ही घंटों में घुटनों पर आ गई। अफगानिस्तान सेना ने कई तस्वीरें भी जारी की जिसमें उसने पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने तो कायर मुनीर के फौजियों के हथियार तक छीन लिए और तस्वीरें जारी कर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए शीर्ष अफगान अधिकारी कारी सईद खुश्ती ने तो पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली और कहा कि जब तक इंतकाम पूरा नहीं होगा हमले बंद नहीं होंगे। और ये जो मुकावमत है, जो जंग है पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, ये तो उनके जुल्म के नतीजा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की खुली जंग का ऐलान किया तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया। गुस्साए पाकिस्तान ने भी आनन फानन में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आधी रात को बमबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जवाब देने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसे नाम दिया ऑपरेशन गजब लिल हक। पाकिस्तान ने रात भर अपने लड़ाकू विमानों से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह बढ़ा चढ़ा कर डींगे हाँकी और दावा किया कि उसने अफगानिस्तान में लाशें बिछा दी। काबुल, पख्तिका और कंधार को धुआं कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की घोर बेइज्जती तो तब और हो गई जब अफगान मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि सेना ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है कि वो खुद पिटता है और अपनी नाक बचाने के लिए झूठ बोलता है। यही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था। लेकिन अब आपको वो सच्चाई भी बता देते हैं जिसे पाकिस्तान छिपा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान तो कुछ अलग ही दावे कर रहा है और पाकिस्तान कुछ अलग। तो देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हमने काबुल, कंधार में एयर स्ट्राइक की है और अफगानिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो अफगानिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना की 20 चौकियों पर कब्जा कर लिया है।
पाकिस्तान बड़बोलेपन में तो कहीं आगे ही निकल गया है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमने 133 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया, जबकि अफगानिस्तान का अपना दावा है कि हमने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ देर रात हुई जंग में उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि अफगानिस्तान का यह दावा है कि उसने पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है, जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने के लिए आया था। पाकिस्तान का कहना है कि हमने अफगान सेना के 2 कोर हेडक्वार्टर, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए हैं, जबकि अफगान सेना यह दावा कर रही है कि उनकी फौज पाक चौकियों में घुसी और पाक सैनिकों के हथियार तक छीन लिए। तो अफगानिस्तान के साथ जंग में पाकिस्तान कितना बुरी तरीके से पिटा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान अब अफगानिस्तान से जंग रोकने की गुहार लगा रहा है। दुहाई दी जा रही है कि रमजान के महीने में मुसलमान का खून ना बहाएं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए ईरान आगे आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पोस्ट कर कहा, रमजान भाईचारे और एकजुटता का महीना है। ऐसे में इस्लामी देश के बीच संघर्ष की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसियों की तरह बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि कोई जंग रुकवा दे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की कार्रवाई को खुला युद्ध बता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान का सब्र जवाब दे चुका है, अब खुली जंग होगी। वहीं बयानबाजी के बीच पाकिस्तान के सवावी जिले में पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी के पास एक ड्रोन भी गिरा है, जिससे पाक सेना में खलबली मची हुई है। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान को पीट रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत का भी डर सता रहा है। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी पतली हो रही है क्योंकि भारतीय वायुसेना राजस्थान के जैसलमेर में युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका नाम वायु शक्ति दिया गया है। Taking your attention at 2 o'clock. A courageous team of 4 Garuds and 4 commandos. वायुसेना के युद्धाभ्यास में एयरफोर्स के विमान गरज रहे हैं, तो पाकिस्तानियों का कलेजा कांप रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। नियोजित हर कदम घातक और नियंत्रित। पाकिस्तान का डर इसलिए भी जायज है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद युद्धाभ्यास में शामिल होने पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी और सरहद का आसमान नापकर 25 मिनट में वापसी भी की। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है। गलत लेन में ड्राइविंग कितनी खतरनाक है, इसका सबूत देता वीडियो बेंगलुरु से आया है, जहां किसी और की गलती की वजह से एक कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार चोटिल हो गया। टक्कर की तस्वीरों को देख डरना लाजमी है। अगर कार में डैश कैम नहीं लगा होता तो इस टक्कर के लिए कार और बाइक सवार ही जिम्मेदार माने जाते, लेकिन इस हादसे का कसूरवार तो कोई और है। कार के आगे के हिस्से में लगे कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों को देखिए। सड़क की दूसरी तरफ जाम लगा है, लेकिन तभी अचानक एक ऑटो कार के सामने आ गया, जिसको देख कार सवार ने ब्रेक लगा दिया। जैसे ही कार का अचानक ब्रेक लगा, पीछे बिल्कुल करीब से आ रहे बाइक सवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो सीधे कार से जा भिड़ा। सड़क पर जब भी गाड़ी लेकर निकले तब लेन का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये गलती खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। देखिए, दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। जो शराब घोटाले के कारण केजरीवाल सरकार हिल गई थी, उसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि आरोपों के समर्थन में सीबीआई कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। केजरीवाल इतना भावुक हो गए कि वो कैमरे के सामने ही रो पड़े। उन्होंने साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। केजरीवाल के साथ मौजूद मनीष सिसोदिया उन्हें ढांढस देते हुए दिखाई दिए। हालांकि ढांढस देते सिसोदिया भी खुद को नहीं रोक पाए और उनकी आंखें भी नम नजर आईं। कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा, लेकिन अदालत पर उन्हें पूरा भरोसा था और आखिरकार झूठ हारा और सत्य की जीत हुई। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया।
केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। इस फैसले के लिए मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट को धन्यवाद दिया। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। दोनों एक ही गाड़ी से घर पहुंचे और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर केजरीवाल बाहर निकले, उनकी पत्नी ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। इसके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दौड़कर उनसे लिपट गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। बच्चों ने भी आगे बढ़कर अपने पिता केजरीवाल से गले मिले। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के भी गले लगकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल ने भगवान को धन्यवाद दिया। इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा। अब आबकारी नीति मामले में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कब क्या हुआ है। 17 नवंबर 2021 की तारीख, जब केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी। पॉलिसी में गड़बड़ी का आरोप लगा। 22 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। फिर 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने सिसोदिया और 14 अन्य पर केस दर्ज किया। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 26 फरवरी 2023 को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 9 मार्च 2023 को ईडी ने जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 की तारीख, जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी। 2 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर किया। 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली। 25 जून 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई। फिर 26 जून 2024 सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 12 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में जमानत दे दी। 9 अगस्त 2024 को मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से दोनों केस में जमानत मिली। 13 सितंबर 2024 को सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। 27 फरवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में सभी को बरी कर दिया। और अब कोर्ट के इस फैसले के बाद जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ भी। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और आरोपों की बौछार लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी के टॉप नेताओं के खिलाफ झूठा केस बनाया ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान सिसोदिया ने एक बार फिर दावा किया कि केजरीवाल का साथ छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। सीबीआई जब मेरे घर आई थी, उस दिन से लेके मेरे ऊपर सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा, पॉलिटिक्स के द्वारा हर तरह से दबाव बनाया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। सिसोदिया ने साफ आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर पार्टी के नेताओं की छवि खराब की गई। आबकारी नीति मामले में फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जहां जश्न मनाया गया, तो वहीं पार्टी के तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोर्ट का फैसला आते ही दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बैंड बाजे के साथ लोग झूमते दिखाई। कुछ लोग डांस कर रहे थे तो कई लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे थे। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र सबके सामने आ गया है। आज जिस तरह से केस खारिज हुआ है, ये साफ है कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है सिर्फ सत्ता की हवस के लिए। वहीं गोपाल राय ने कहा कि कोर्ट का दिया गया ऐतिहासिक फैसला साबित करता है कि देश में अभी भी न्याय कायम है।
आज अदालत ने साफ तौर पर कहा सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं। अदालत से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को तो राहत मिल गई, लेकिन अब सवाल यहां यह है कि पंजाब समेत दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका कितना असर पड़ेगा। तो जानकारों के मुताबिक इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को नई लाइफलाइन मिल गई है। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया है और सीबीआई की थ्योरी फेल हो गई है। आरोपों से बरी हुए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया अब बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे। अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूती से लड़ेगी। साथ ही गोवा, गुजरात विधानसभा चुनावों में भी पार्टी पूरी ताकत से जुटेगी। देखिए, कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल अपने घर से पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी दफ्तर जाते वक्त केजरीवाल खुली गाड़ी में सवार थे, जबकि चारों तरफ उनके समर्थकों की भारी भीड़ थी। समर्थकों ने केजरीवाल के समर्थन में जमकर नारे लगाए। वहीं केजरीवाल ने भी कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान केजरीवाल हाथों में गदा लिए भी दिखाई दिए। केजरीवाल के दफ्तर पहुंचने पर समर्थकों में गजब का उत्साह दिखा। कार्यकर्ता जमकर झूमे। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, इसी बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत राजनीति से जोड़ दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पाप अभी धुले नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनावों के लिए केजरीवाल को अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर लाई है। पंजाब और गुजरात इलेक्शन के आने के जस्ट पहले फिर से वॉशिंग मशीन में डाला गया, फिर से अमित शाह ब्रांड का वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया गया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के जरिए केजरीवाल को फंसाया है। जितने भी विपक्षी दल है, सब पे जो है केस मुकदमा एजेंसियां जो है लगी रहती है। जबकि बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन्हें सजा मिलकर रहेगी। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। अभी तक सियासत के मंचों से धार्मिक ध्रुवीकरण या फिर कहिए कि हिंदू मुस्लिम राजनीति विस्तार लेते दिखती थी, लेकिन अब सड़कों तक पर हिंदू मुस्लिम की मुहर चस्पा करने की कोशिश हो रही है। हैरान करने वाली तस्वीरें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। यहाँ रात के अंधेरे में हिंदू रक्षा दल के महिला विंग से जुड़ी 3 महिलाओं ने हाईवे के किनारे पर स्प्रे से विवाद की लाइनें पेंट कर दी। एक महिला ने ऊपर की ओर ब्लैक स्प्रे पेंट से हिंदी में लिखा, हाईवे मुसलमानों के लिए नहीं है, तो उसकी दूसरी साथी ने सीमेंटेड बाउंड्री वॉल पर व्हाइट स्प्रे से अंग्रेजी में यही बात उकेर दी। गौर करने वाली बात यह कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी बनकर भी तैयार नहीं हुआ और विवाद ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश आपकी जिंदगी को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है, लेकिन लोग मानते ही नहीं। महाराष्ट्र के पूर्णा रेलवे स्टेशन से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। ये उसी घटना का वीडियो है जब जिंदगी और मौत का फासला बेहद कम था। वो तो देवदूत बनकर आरपीएफ की महिला जवान आ गई, नहीं तो अनहोनी तय थी। तस्वीरों में साफ साफ दिखा कि जैसे ही ट्रेन चली 75 साल के बुजुर्ग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका पांव फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गैप से नीचे पटरियों की ओर जाने लगे। तभी वहां खड़े एक युवक और कोच के दरवाजे पर खड़े यात्री ने उनको पकड़ लिया। इसी दौरान दौड़कर आरपीएफ कांस्टेबल रमा शर्मा पहुंची और बुजुर्ग को बाहर की तरफ खींच लिया। आरपीएफ की महिला जवान के साहस से बुजुर्ग की जान बच गई। रेलवे ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन जीवन रक्षा नाम दिया है। अगर आप भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 मार्च से इंस्टेंट मैसेजिंग के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अगर आप बिना सिम कार्ड के व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 मार्च से ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। अभी कई लोग बिना सिम कार्ड के ही अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप चला लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप बनाने वाली कंपनियों को सिम बाइंडिंग रूल्स में छूट देने से इनकार कर दिया है।
सिम बाइंडिंग रूल के तहत मोबाइल में आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसका सिम से जुड़ा होना जरूरी है। 1 मार्च के बाद अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर व्हाट्सएप एक्सेस करेगा तो हर 6 घंटे में वो खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा। साथ ही मोबाइल से सिम निकालते ही व्हाट्सएप भी लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हर मैसेजिंग अकाउंट सिम से कनेक्टेड रहेगा तो उसकी जानकारी जुटाने में भी आसानी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत देते हुए झूंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दरअसल आज हुई इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने यहां पर यह साफ कहा है कि अगली सुनवाई होने तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसी दौरान कोर्ट ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस जब चाहे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ कर सकती है। आदेश में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में करेगा। तारीख कोर्ट खुद बताएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिलने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मीडिया के सामने आए। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। कोर्ट की सुनवाई से पहले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से अपने आप को बेकसूर बताया। शंकराचार्य ने दावा किया कि यूपी पुलिस आशुतोष ब्रह्मचारी को बचा रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाते हुए पूछा कि उत्पीड़न वाले बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी की कस्टडी में आखिर क्यों है। जो बच्चा हमारे पास कभी आया ही नहीं, उसके साथ हमारे नाम को जोड़ पाना ये इतना सरल नहीं है। बच्चा उन्हीं के साथ क्यों है, बच्चे उसी के कब्जे में हैं, क्यों हैं? इधर आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि उन्हें शंकराचार्य कहना सनातन का अपमान है। बेकुकरमी है। शंकराचार्य जैसा शब्द लगाना हमारे भारत के सनातन का अपमान हो। किस पूज्य शंकराचार्य की बात कर रहे हैं? शंकराचार्य ऐसा गंदा काम नहीं करते। इधर अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद के बहाने सरकार को घेरा है। अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दावा किया है कि यूपी के सीएम को हटाने की साजिश में डिप्टी सीएम का नाम आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर किस तरह के आरोप लगाए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम के अंदर हुए यौन उत्पीड़न हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में बाकायदा कुकर्मों की पुष्टि हुई है। आशुतोष ब्रह्मचार्य का कहना है कि आश्रम में पढ़ने वाले बटुकों के साथ यौन शोषण हुआ है। आरोप है कि आश्रम के अंदर बाहर से बच्चों को खरीद कर लाया जाता था, खास तौर पर ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं होता। उन अनाथ बच्चों को टारगेट किया जाता था। सभी बच्चों को बटुक बनाकर पहले 15 दिन शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद एक एक कर सभी को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलवाया जाता। आरोप है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बच्चों का यौन शोषण करते। इसकी एक सीडी होने का भी दावा किया गया जो अभी कोर्ट के पास है। अब बात करेंगे बेंगलुरु की, जहां से हादसे की ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसको देखकर आपको अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होगा। जब बीच सड़क पर बेकाबू लॉरी ने ऐसा कहर बरपाया कि उसके शिकार कई गाड़ियां और कई राहगीर भी हो गए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो लॉरी ड्राइवर ने आंखों पर पट्टी बांधकर स्टीयरिंग पकड़ी हो, या फिर ये बिना ब्रेक वाली कोई लॉरी, क्योंकि अगर ये सब नहीं था तो भला ड्राइवर ने ऐसे कैसे लॉरी सड़क पर दौड़ा दी। अपने सामने बेकाबू लॉरी को आता देख सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर खुद को बचाते दिखाई दिए। आखिरकार ये लॉरी तब जाकर रुकी जब इसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और रास्ता बंद हो गया।
सवाल यह है कि आखिर लॉरी वन वे रोड पर घुसी कैसे, इसको किसी ने रोका क्यों नहीं। बेंगलुरु में बाइक सवार की होशियारी निकल गई। उसने सोचा कि तेज रफ्तार में बाइक चलाकर मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी इसी जल्दबाजी ने उसे सड़क पर ही पटक दिया। सबसे पहले स्कूटी सवार को टक्कर मारा और फिर बाइक को संभालते हुए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार सड़क पर कलाकारी भारी पड़ गई और एक ऑटो से टकराकर सड़क पर गिर गया। बाइक सवार की सारी बदमाशी उसके पीछे चल रही कार के डैश कैम में कैद हो गई। पहली टक्कर में 2 बाइक सवार जमीन पर गिर गए। उनकी मदद करने की जगह उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाईं ओर से ओवरटेक करना भारी पड़ गया। हादसे का ये वीडियो कर्नाटक के बेंगलुरु का है। बाइक सवार ने 2 जगह गलती की और उसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ा। हालांकि हादसे में उसे ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन सबक सीख गया कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगली खबर हर उन अभिभावकों के लिए जिनका बच्चा स्कूल बस से पढ़ने जाता है। माता पिता बच्चे को बस में बैठाकर निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित अब स्कूल पहुंच जाएगा, लेकिन यूपी के नोएडा से आई एक खबर ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि स्कूल की लापरवाही की वजह से यूकेजी में पढ़ने वाला एक मासूम बच्चा करीब 7 घंटे तक बस में ही बंद रहा। ये मामला नोएडा के सेक्टर 44 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ा है, जहां फीस के नाम पर स्कूल प्रबंधन मोटी रकम वसूलता है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे है। बस में बंद मासूम करीब 7 घंटे तक पसीने से तरबतर रोता बिलखता रहा। बताया जा रहा है कि बस में बैठते ही बच्चा सो गया था। बस ड्राइवर ने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बिना किसी चेकिंग के करीब 25 किलोमीटर दूर यार्ड में बस खड़ी कर दी, जहां ये बच्चा फंसा रहा। इस बात का पता तब चला जब स्कूल के बाद बच्चा घर नहीं लौटा। काफी छानबीन के बाद परेशान परिवार वाले यार्ड पहुंचे, जहां बंद बस के अंदर रोता हुआ बच्चा मिला। इस घटना के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा गया। फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप पर माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन लोगों की सेहत पर संकट खड़ा हो गया है। ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के कई इलाके दहल उठे। गांव में लोगों के बीच भागम भाग मच गई। फरवरी के महीने में फिलीपींस में तीसरी बार ज्वालामुखी फटा है और ज्वालामुखी फटने के बाद आसमान में हजारों फीट तक राख का गुबार उड़ता दिखा। आसपास के गांव में राख गिरने से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और घर से बाहर ना निकलने के निर्देश दिए। ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि 26 फरवरी को जेनेवा में हुई परमाणु वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई, जिसके बाद युद्ध तय माना जा रहा है। जेनेवा में हुई बातचीत बेनतीजा रही तो अब युद्ध के बादल मंडराने लगे। आशंका है कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान को दहलाने का ऐलान कर सकते हैं। यह आशंका इसीलिए भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने विमानों और युद्धपोतों का विशाल बेड़ा पहले से तैनात कर रखा है। हालांकि बातचीत में मध्यस्थता निभा रहे ओमान को उम्मीद है कि युद्ध नहीं होगा। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने कहा कि तकनीकी स्तर की वार्ता अगले सप्ताह वियना में जारी रहेगी, जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र की ये परमाणु निगरानी संस्था किसी भी संभावित समझौते से अहम भूमिका निभाएगी। उधर ईरान को भी उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव वियना में खत्म हो जाएगा। केरल के अलप्पुझा से एक दर्दनाक बस एक्सीडेंट की तस्वीरें सामने आई, जहां यात्रियों से भरी हुई बस बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गई। हादसे की वजह जानकर आप सन्न रह जाएंगे। वीडियो में दिखा कि केरल राज्य परिवहन निगम की बस तेजी से आई और दुकान तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। पहली नजर में तो ऐसा लगा कि बस के ब्रेक फेल हो गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में हकीकत सामने आई तो सब हैरान हो गए। बताया गया कि बस चलाते समय ही ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया था और वो बस पर काबू नहीं कर पाया। दुकान को टक्कर मारने के साथ ही बस रुक गई। लोगों ने तुरंत ही ड्राइवर को निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुष्पा फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों सितारों ने 26 फरवरी को उदयपुर में शादी की, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई।
रश्मिका मंदाना और विजय हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए हैं। 26 फरवरी को उदयपुर में दोनों की शादी बेहद निजी और सीक्रेट अंदाज में हुई, लेकिन शादी की अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर तो बड़े से बड़े बॉलीवुड सितारे भी अपना दिल हारते दिख रहे हैं। तस्वीरों में रश्मिका मंदाना लाल साड़ी और पारंपरिक गोल्ड ज्वेलरी में नजर आ रही हैं, तो विजय ने धोती पहना है। शादी की खास बात ये कि शादी तेलुगु रीति रिवाजों से हुई, जिसकी झलक रश्मिका और विजय के पहनावे में भी नजर आती है। रश्मिका ने जो चौड़े बॉर्डर वाली सिंदूरी साड़ी पहनी थी, वो दक्षिण भारतीय दुल्हन के क्लासिक लुक को दिखाता है। फैंस इस कपल को प्यार से विरोश कह रहे हैं और हर कोई न्यू कपल को शादी की बधाइयां दे रहा है। जेएनयू में एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। इस बवाल के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें इस बार प्रदर्शनकारी छात्रों ने सारी हदें ही पार कर दी हैं। क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें कोई छात्र पुलिसकर्मियों पर थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एक दूसरे वीडियो में एक छात्र सुरक्षा बलों पर लाठी फेंकता हुआ दिखाई दिया। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पीएचडी का छात्र नीतीश जेएनयू की दीवार पर चढ़कर न केवल छात्रों को उकसाया, बल्कि पुलिस को सबक सिखाने को भी कहता है। दरअसल नए यूजीसी नियमों को लेकर गुरुवार की दोपहर प्रदर्शन शुरू हुए और देर रात तक चलते रहे, जिसके बाद पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए और फिर झड़प हुई। जेएनयू छात्र संघ के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने अब सभी आरोपियों को नीची मुचलके पर जमानत दे दी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तेलंगाना के जनगांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार अनियंत्रित होकर जलाशय में चली। स्थानीय लोग तुरंत कार सवार लोगों को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 6 से 7 नौजवानों ने कार को गहरे पानी में जाने से रोक लिया और उसमें सवार लोगों को निकालने लगे। गहराई ज्यादा होने की वजह से कार पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। कार सवारों को बचाना मुश्किल था, लेकिन स्थानीय लोगों ने एक युवक को जिंदा निकाल लिया, लेकिन ड्राइवर को जब तक निकालते तब तक दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। हादसा तब हुआ जब पवन नाम का ड्राइवर कार लेकर रिजर्वायर के किनारे से गुजर रहा था। तेज रफ्तार होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सीधे पानी में जा गिरी, लेकिन स्थानीय लोगों की वजह से एक जान बच गई। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया के खंड विकास अधिकारी राम खिलावन राम की 2 गाड़ियों को कुछ अराजक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई तस्वीरों में दोनों गाड़ियों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। वहीं गाड़ियों में आग लगने पर स्थानीय लोग काबू पाने की कोशिश करते दिखे। अराजक तत्वों ने जिन 2 गाड़ियों में आग लगाई, उनमें एक खंड विकास अधिकारी की सरकारी गाड़ी थी, जबकि दूसरी निजी गाड़ी थी। बताया जा रहा है कि अराजक तत्वों ने मकान का गेट भी बाहर से बंद कर दिया था, ताकि कोई आग पर काबू पाने के लिए जल्द मकान के अंदर न पहुंच सके। आप भले ही 4 मार्च को होली खेलने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन मथुरा में अभी से होली की धूम नजर आ रही है। हजारों भक्त ब्रिज में होली खेलने पहुंच रहे हैं। यहाँ होली का त्योहार कई दिनों तक चलता है। ठाकुर जी के दरबार में पुजारियों के थाल से अबीर गुलाल उड़ा और रंगों के त्योहार की शुरुआत हो गई। भक्ति और रंगों का ये अद्भुत संगम देखने को मिला, जब पूरा बांके बिहारी मंदिर कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा और फिर पिचकारी से धार निकली और उसमें स्नान करके भक्त धन्य हो गए। मंदिर के अंदर होली की धूम ऐसी थी कि रंग खेलने के बाद भक्त झूमते दिखे। रंगों के संग भजन का संगम भी देखने लायक था। ब्रज की होली की विशेषता है कि यहाँ रंगों का त्योहार 40 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।